हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। तो दोस्तों, फिर हम आज बात कर लेते हैं अपने टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने बताया आपको, और मैंने ये बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस प्रकार से काम करता है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई थी और उसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने फिर से उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंग्लिश में क्या यूज है और किस प्रकार से इसका यूज करें, उसको एक बार वापस से आपके सामने दोहराना चाहता हूं। क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स थे, सर आप एक बार प्लीज से इन जो भी बातें आपने बताई है उन सभी बातों को एक बार वापस से अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, मैं इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टॉपिक को, जो मैंने एक वीडियो डाल दी है पहले ही, उस पहले वाली वीडियो को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे और पूरा ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए। क्योंकि विदाउट लिसनिंग मुझे आप यदि नहीं सुनेंगे अच्छे से तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर से वही समस्या होगी, फिर से वही कमेंट्स होंगे, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज दोस्तों, प्लीज डियर फ्रेंड्स, आप सभी से विनती है कि आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पे, मेरे बोर्ड पे होना चाहिए। यदि आप मेरी बातें अच्छे से सुनते हैं तो इसका मतलब है आपको समझ में आएगा, 100% आएगा दोस्तों। मैं कहता हूं, मानता हूं इस बात को। अब देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, इसके बारे में मैंने बताया कि आपको रिफ्लेक्सिव शब्द के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है उसके ऊपर फोकस करिए। ये रिफ्लेक्सिव वर्ड है, ये कहां से आया है? तो दोस्तों, ये रिफ्लेक्सिव वर्ड इंग्लिश के रिफ्लेक्शन वर्ड से बना है, इंग्लिश के रिफ्लेक्शन वर्ड से बना हुआ है। और मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को या किसी भी रे या किसी भी बात को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। और रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, अपने यहाँ पे ग्रामर में रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, और रिफ्लेक्ट ये जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होगा वह कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। एक जनरल बात करूं दोस्तों आपके सामने, एक सामान्य बात कहूं आपके सामने, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब यह है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने कई बार फिजिक्स, आपने जब 10th पढ़ी होगी तो 10th की क्लास में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन वर्ड। वहां पे रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब था कि क्या हो, जब भी कोई रे, जब भी कोई किरण यहां से मान लीजिए किसी किरण का जो ओरिजिन पॉइंट है, यहां से वो किरण निकलती है और सामने कोई अवरोध रखा हुआ है, और उस अवरोध से टकरा कर वापिस उसी स्थान पे आ जाए। यहां से कोई किरण निकली है, यहां से कोई रे निकली है, और वो यहां से चलकर सामने कोई दीवार हो और उस दीवार से टकरा कर वापिस से इसी जगह पर आ जाए, तो उस रे को कहते हैं क्या? उस रे के आने जाने की जो मार्ग है उसे कहते हैं क्या दोस्तों? उस रे का यहां से जाना, उस दीवार से टकरा के यहां तक आना, इस पूरी गति या पूरा जो यहाँ पे मोशन हुआ, इसको कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। ये आपने मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ रिफ्लेक्ट होना, कि कोई चीज कहां तक गई और वापस टकराकर उसी पॉइंट तक वापस आई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। यहां तक बात समझ में आई? यदि आपको ये बात समझ में आई है तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि रिफ्लेक्शन का मतलब है क्या। देखिएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब यह है, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, आईने की तरफ देखते हैं, जब आप मिरर की तरफ देखते हैं और आप मिरर के जस्ट सामने नहीं खड़े होते हैं, मान लीजिए आप मिरर को देख रहे हैं, आप आईने को देख रहे हैं, लेकिन आप आईने और मिरर के सामने नहीं है, जैसे ये मिरर लगा हुआ है और आप इसके सामने नहीं है, आप इससे थोड़ी मतलब साइड में है या इधर है, तो आप क्या देखते हैं? जनरली आप ये देखते हैं कि जहां पे मिरर लगा हुआ है उस मिरर के सामने की जो चीजें हैं वो हमें दिख रही है। वो हमें क्या दिख रही है? जो मिरर के सामने जो चीजें रखी हुई हैं या मिरर के अंदर, मिरर जहां पे रखा हुआ उस मिरर के सामने जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को मैं देख पा रहा हूं उस मिरर के अंदर।
उस मिरर में। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा है क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो मिरर के सामने जो वस्तुएं रखी हुई है, वहां से एक मिरर के सामने जो वस्तु है वहां से एक किरण निकलती है, एक रे निकलती है, और वो रे है वो क्या करती है, वो रे शीशे में जाती है और शीशे से वापस टकरा कर कहां तक आती है, अपनी आंखों तक आती है। वो जो किरण, ये जो वस्तु है जिनको आप आईने में देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या करती है, उन रे उन वस्तुओं से निकलती है और शीशे में जाती है। शीशे में जाने के बाद में आपकी आंखों तक लौटकर आती है। तब आप, ये संभव है कि आप आईने में उन चीजों को देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप आईने के सामने खुद खड़े हो, जब आप आईने के सामने खुद खड़े हो तो क्या दिखेगा आपको? तो आप बोलेंगे सर, जब हम आईने के सामने खड़े होंगे, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारी खुद की तस्वीर दिखती है, हमें हमारी खुद की तस्वीर दिखती है। देखिएगा दोस्तों, इसी को ही हमें हमारी खुद की तस्वीर या इमेज दिखती है, इमेज दिखती है। अब देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि मैंने खुद ने मेरे अपने आप को किस में देखा? मिरर में देखा। और दोस्तों इसी को ही मैंने क्या किया, मैंने खुद को, अपने आप को किस में देखा? मिरर में देखा। और इसी चीज को देखने को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ कौन? यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था? आप बोलोगे सर रिफ्लेक्ट करना, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कौन हुआ? तो आप बोलोगे सर आप खुद। क्या हुआ? मैं मिरर के सामने खड़ा था और मिरर के सामने जाने के बाद में मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को देखा, माई सेल्फ। किसे देखा? मैंने खुद को देखा। और यही बात दोस्तों रिफ्लेक्शन का काम करती है। ये थी फिजिक्स की बात, ये थी फिजिक्स की बात। या दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे आपने देखा होगा कई बार गहरा कुआं होता है और उस गहरे कुएं के अंदर पानी भरा होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब पानी के अंदर आप झुक के देखते हैं तो आपको नजर आता है पानी के अंदर तैरते हुए कुछ जीव जंतु, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार हमें पानी के अंदर झुक के देखने से पानी के अंदर हमारी खुद की एक इमेज भी नजर आ जाती है। और इसी इमेज का नजर आना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन कहलाता है। यह बात हुई अब तक की किसके अंदर? अपने फिजिक्स के तरीके से देखा जाए तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि रिफ्लेक्शन जो वर्ड है वो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, और यहाँ रिफ्लेक्शन वर्ड से ही हमारे पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। ये बात समझाने की कोशिश करी। अब देखिएगा आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश के अंदर इस रिफ्लेक्शन वर्ड का कैसे यूज लिया जाएगा, इसकी एक बात करनी है। मैंने कहा आपको दोस्तों कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट करना। और रिफ्लेक्ट किसको किया जाएगा? सब्जेक्ट को किया जाएगा। यानी कि बात ये हुई दोस्तों, रिफ्लेक्ट किसको किया जाएगा? सब्जेक्ट को। और इस रिफ्लेक्ट सबसे क्या बना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है। क्या बना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैंने एक बात तो पहले बता दी थी। क्या कर दी थी? एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। क्या बताई थी? कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा? जब भी क्या होगा, एक वर्ब का डूअर और उसी वर्ब का जो रिसीवर है वह सेम हो, तो उस स्थिति में जो वर्ब का रिसीवर है, यानी कि जो वर्ब का क्या बनेगा, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनने का काम करता है। यानी कि ये मान लो मोटे तौर पर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंग्लिश में काम है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंग्लिश में क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट बनने का। और किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? तो आप बोले सर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। और कब बनेगा? यह है वर्ब का ऑब्जेक्ट किस स्थिति में बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में बनेगा? इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। और सबसे पहली कंडीशन टर्म यही है कि यदि किसी वर्ब का, यदि किसी एक्शन का, यदि किसी वर्ब का, यदि किसी एक्शन का, यदि किसी काम का जो सेंटेंस में हो रहा है, यदि किसी वर्ब का, यदि किसी एक्शन का, यदि किसी काम का जो किसी सेंटेंस में हो रहा है, उस काम का डूअर क्या हो, उस काम का डूअर और उस काम का रिसीवर, उस काम का डूअर यानी क्या होगा? उस काम को करने वाला, और उस काम का रिसीवर यानी कि उस काम का रिसीवर का मतलब हुआ उस काम, वह काम जिस पर किया जाएगा, वो दोनों एक ही पर्सन या एक ही थिंग हो, तो उस स्थिति के अंदर दोस्तों क्या होगा? उस स्थिति में जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम किया जाएगा वह हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखा जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी।
अब इस बात को समझते हैं दोस्तों इस बात को समझते हैं ये कहां कैसे काम में आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके लिए देखिएगा एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आई सा हिम। क्या लिखा हुआ है? आई सा हिम। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम, यहां पे लिखा हुआ दोस्तों आई सा हिम। देखिएगा मैंने उसे देखा। आई सा हिम, इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे जो आई है और यहाँ पे जो हिम है दोनों के दोनों आई और हिम दोनों के दोनों एक डिफरेंट पर्सन है, एक डिफरेंट पर्सन है। आई क्या है तो आप बोलोगे सर आई फर्स्ट पर्सन, हिम क्या है तो आप बोलोगे थर्ड पर्सन। तो मैंने कहा आई सा हिम, इस सेंटेंस से हमें समझ में आता है कि सर आई और हिम दोनों के दोनों डिफरेंट पर्सन है। एक है थर्ड पर्सन तो एक है फर्स्ट पर्सन, एक है थर्ड पर्सन तो एक है फर्स्ट पर्सन। यानी कि ये बात हुई कि यहाँ पे इस सा क्या है तो आप बोलोगे सर वर्ब है, और इस वर्ब का जो डूअर है इस वर्ब का जो डूअर है वह भी अलग पर्सन है, और इस वर्ब का जो रिसीवर है वह भी अलग पर्सन है। भाई इसमें क्या हुआ? आई सा हिम, और ये सा करने का काम कौन कर रहा है तो आप लोग सर आई, और ये किस पे किया जा रहा है तो आप लोग सर हिम पर। किस पे किया जा रहा है? हिम पर। इसलिए यहाँ पे इस वर्ब का जो डूअर है और इस वर्ब का जो रिसीवर है वो दोनों के दोनों अलग पर्सन है। क्या है? अलग पर्सन है। एक है फर्स्ट पर्सन, एक है थर्ड पर्सन। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अब देखिएगा आई सा हिम की जगह यदि मैं लिख दूं आई सा हर, क्या लिख दिया मैंने? आई सा हर। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों आई सा हिम लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं आई सा हर। आई सा हर, मैंने उसे देखा। आई सा हर। आई सा हर का मतलब क्या है तो आप बोलोगे सर आई, और यहाँ पे आई सा हर, यहाँ पे सा क्या है? वर्ब है। आई सा हर, देखिएगा आई सा हर ये लिख दिया मैंने आई सा हर। यहाँ पे सा एक वर्ब है, सा एक वर्ब है और आई एक सब्जेक्ट है। सा एक वर्ब है, आई एक सब्जेक्ट है, और हर भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आप सबको पता है कि इस सा वर्ब का सब्जेक्ट आई है, जबकि सा वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? हर है। और मैंने कहा कि आई यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन। हर क्या है यहाँ पे तो आप बोलोगे थर्ड पर्सन। और आई और हर दोनों के दोनों यहाँ पे डिफरेंट पर्सन है। एक है फर्स्ट पर्सन तो एक है थर्ड पर्सन। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इन सभी सेंटेंस देखिएगा आई सा हिम, आई सा हर, आई सा सी, आई सा ही, ये सभी डिफरेंट टाइप के पर्सन है। इन सभी एग्जांपल्स में क्या है दोस्तों? आई सा हिम या आई सा हर, आई सा सी, आई सा ही, इन सभी टाइप के सेंस में अंदर एग्जांपल्स के अंदर क्या है दोस्तों? यहाँ पे सब्जेक्ट का, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों डिफरेंट पर्सन है। लेकिन दोस्तों देखिएगा आई सा हिम, मैंने उसे देखा। ये बात समझ में आई होगी आपको, मैंने उसे देखा। आई सा हर, मैंने उसे देखा। आई सा हर, ये बात समझ में आई। लेकिन ये मान लीजिए मैंने उसे देखा। एक बात कह रहा हूं मैं दोस्तों, इस बात को गौर से सुनिएगा। एक बात मैं यह कह रहा हूं कि मैंने उसे देखा। और यदि वो एग्जाम्पल याद करिए, जब आप कुएं में जाकर देख रहे थे तब आपको क्या नजर आया तो आप बोलोगे एक बार तो मुझे ये नजर आ रहा था कुछ जीव जंतु पानी में तैर रहे थे, और दूसरी बात मुझे ये भी नजर आई थी कि मुझे मेरी इमेज भी उस पानी में नजर आई थी। तो वही एग्जांपल याद करिए दोस्तों, उसी एग्जांपल से समझिए। यदि आई सा हर, यदि आपने किसी और को देखा है, आई सा हिम यदि आपने उसे देखा है, लेकिन यदि आप अपने आप को देखें तो वह सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? यदि आप अपने आप को देखेंगे तो वह सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? वो दोस्तों ये सेंटेंस क्या ऐसे लिखा जाएगा? आई सा मी, या फिर लिखा जाएगा आई सा मी, या लिखा जाएगा आई सा माई सेल्फ। ये मुझे बताइए, यहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई सा मी लिखा जाएगा या फिर आई सा माई सेल्फ लिखा जाएगा? मुझे बताइए दोस्तों, इन दोनों सेंटेंस में कौन सी बात सही होगी? इन दोनों सेंटेंस में आई सा मी करूं या फिर लिखूं मैं आई सा माई सेल्फ, इन दोनों बातों में कौन सी बात सही होगी? क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस से यह मतलब निकलना चाहिए कि मैंने मुझे देखा। अब मैंने किसे देखा? मैंने मुझे देखा या मैंने मुझे देखा। तो मुझे बताइए, मैंने मुझे देखा, इसके अंदर मैंने मुझे देखा, यहां पे इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? मैंने मुझे देखा, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में काम या एक्शन जो वर्ब है वो है क्या? देखने का। क्या है? देखने का।
और मुझे बताइए यहाँ पे देखने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर मैंने, मुझे देखा। यहाँ पे देखने का काम कौन कर रहा है? मैंने। और यहाँ पे देखा किसे जा रहा है? देखा किसे जा रहा है? तो आप बोलोगे सर मैंने, मुझे देखा। मुझे किसे भाई किसे देखा जा रहा है? तो आप बोलोगे सर मुझे। किसे? मुझे। किसे देखा जा रहा है? मुझे देखा। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो देखने का काम, यहाँ पे देखने का काम किसने किया? तो आप बोलोगे सर मैंने। और ये किसे देखा जा रहा है? तो आप बोलोगे सर मुझे। मुझे बताइए आप कि यहाँ पे जो देखने का काम है, जो वर्ब है, वो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है, और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो दोनों के दोनों क्या एक पर्सन है? तो आप बोलोगे हाँ सर एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन। और मैंने यही तो कहा, यदि किसी भी वर्ब का क्या हो, किसी वर्ब का सब्जेक्ट और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी किसी वर्ब का डूअर यानी किसी वर्ब का रिसीवर, दोनों के दोनों यदि एक ही पर्सन या एक ही थिंग हो, उस स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो वर्ब का जो रिसीवर है, जो वर्ब का रिसीवर बन रहा है, जो यानी कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस में ना लिखकर हम वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव केस में। तो यहाँ पे हुआ आई सा मी। यहाँ पे मी क्या है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन से केस में? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव केस में। और हम ये ऑब्जेक्टिव केस में मी ना लगाकर यहाँ पे लगाएंगे माई सेल्फ। क्यों लगाएंगे माई सेल्फ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो सा वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आई है, और ये सा देखने का काम आई ने किया। और वो किसे किया? तो आप बोलोगे आई ने खुद को देखा। तो यहां तक बात समझ में आई होगी कि आई सा मी ना होकर आई सा माई सेल्फ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये मी ऑब्जेक्ट है किसका? सा वर्ब का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? इस सेंटेंस में हो रहा है कि मैंने मुझे खुद को देखा। यदि मैंने मुझे खुद को देखा, इसका मतलब हुआ यदि इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का रिसीवर यदि सेम पर्सन है, तो उस स्थिति में जो वर्ब का यदि सेम पर्सन है, तो उस स्थिति में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब का जो रिसीवर होगा, उसे ऑब्जेक्टिव केस में ना लिखकर हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। किसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, अगर ये बात समझ में आई है दोस्तों, तो इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक फिर से बात बताई। अब देखिएगा एक सेंटेंस हुआ आई सा हिम। अब इस बात को भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी किल्ड हर। क्या लिखा हुआ है? सी किल्ड हर। यहां तक बात समझ। अब देखिएगा सी किल्ड हर, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी किल्ड हर, सी किल्ड ही। अब यहाँ पे इस सी किल्ड हर इन दोनों बातों को देखिए। सी किल्ड हर, यहाँ पे इन दोनों को बातों को देखिए, तो आप क्या बोलेंगे सर? सी किल्ड हर, उसने उसे मारा। सी किल्ड हिम, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, सी किल्ड हिम भी लिख सकता हूं, वो भी सही है। ये सी किल्ड हर, ये भी सही है। क्यों सही है दोस्तों? किल्ड यहाँ पे वर्ब है, तो आप बोलोगे हाँ सर वर्ब है। और यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट होना, तो आप बोलोगे सी, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, तो आप बोलोगे सर। उसने क्या किया? उसे मार दिया। भाई यहाँ पे कोई बात चल रही है किसी दूसरे को मारने की। क्या? दूसरे को मारने की। सी किल्ड हर, उसने उसे मार दिया। यहाँ पे बोल सकता हूँ सी किल्ड हिम, ये भी हो सकता है। सी किल्ड ही भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी संभव है। यहाँ पे सी किल्ड हर, सी किल्ड हिम, सी किल्ड ही, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये बात चल रही थी, इस सेंटेंस में बात किल्ड करने की बात किसे चल रही थी? तो आप बोलोगे सर किसी और को मारा जा रहा था। किल्ड यानी किसी और को मारा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, लेकिन कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि आप खुद को ही मार ले। आप क्या कर ले? खुद को ही मार ले। तो आप खुद को ही मार ले, तो उस स्थिति में उस सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा? यदि आप अभी तक तो बात चल रही थी सी किल्ड हर, उसे मारने की, यदि आप अपने आप को ही मार ले, तो मुझे बताइए उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा? सी किल्ड मी, ये ठीक है दोस्तों। सी किल्ड, आई किल्ड मी, या आई किल्ड माई सेल्फ। मुझे बताइए ये दो सेंटेंस है, एक और दो, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही होगा? मुझे बताइए। यहां पे लिखा हुआ है आई किल्ड मी, मैंने, यहां पे लिखा हुआ आई किल्ड मी, मैंने किसको मारा? मेरे को मारा। मैंने मेरे को मारा, और एक लिखा हुआ आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा।
मैंने मेरे को मारा या मैंने खुद को मारा, मुझे बताइए दोनों सेंटेंस में कौन सा सही होगा। तो आप बोलोगे सर मैंने खुद को मारा, मैंने खुद को मारा, मैंने मेरे को मारा या मैंने खुद को मारा। तो आप बोलोगे सर मैंने मेरे को मारा, मैंने मेरे को मारा। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बात का पता करना पड़ेगा इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। इस बात का पता करने के लिए दोस्तों ये किल्ड वर्ब का यदि सब्जेक्ट, यदि किल्ड वर्ब का सब्जेक्ट, यदि किल्ड वर्ब का सब्जेक्ट यानी वर्ब का डूअर और किल्ड वर्ब का रिसीवर यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन हो, दोनों एक ही पर्सन हो, यानी कि ये किल्ड काम जिसने किया और ये किल्ड काम जिस पे किया गया वो दोनों एक ही पर्सन है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे मी क्या है, तो आप बोलोगे सर मी ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, किल्ड वर्ब का। तो मी है क्या, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ही है। तो उस स्थिति में यदि किल्ड वर्ब का सब्जेक्ट, यदि किल्ड वर्ब का सब्जेक्ट और किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन है, तो उस स्थिति में उस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे किल्ड वर्ब का जो किल्ड वर्ब का जो रिसीवर है, इस रिसीवर को हम लिखेंगे किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखेंगे, किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने मुझे मारा, मैंने मुझे मारा, मैंने क्या किया, मुझे मारा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेंटेंस सही होगा वो क्या होगा, आई किल्ड माई सेल्फ, ना कि क्या होगा, आई किल्ड मी। ये दोनों ये सही होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा इसी प्रकार से अनेक प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए, जैसे आई टोल्ड हिम लिखा हुआ है, आई किल्ड हिम, यहाँ पे आई टोल्ड हिम क्या लिखा हुआ है, आई टोल्ड हिम। यहाँ पे बोल सकता हूँ आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड ही, आई टोल्ड सी, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड ही, आई टोल्ड सी, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैंने उसे बताया। यहाँ पे बात समझ में आई हुई। अब देखिएगा यहाँ पे लेकिन आई टोल्ड, अब आप किसी और को बता रहे हो, लेकिन आप क्या करें, आप यदि अपने आप को बताएं, यदि आप अपने आप को कोई बात बताएं, कई बार होता है ना, आपने देखा होगा ना भाई, आप चलते चलते कई बार खुद ही मन में बड़बड़ाते रहते हो, ऐसे मन में बोलते रहते हो, क्या होता है वहां पे आप अपने आप को कुछ बताते हो या अपने आप से कुछ बातें करते हैं। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, आई टोल्ड माई सेल्फ, क्या हुआ, आई टोल्ड माई सेल्फ, क्या होगा दोस्तों, आई टोल्ड माई सेल्फ होगा, क्या हुआ, माई सेल्फ। यहाँ बात समझ में आई होगी। देखिए आई टोल्ड हिम आता है, आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पे लेकिन दोस्तों एक बात डिपेंड करेगी, एक बात दोस्तों डिपेंड करेगी, क्या, ये बात डिपेंड करेगी यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने लिखा सी किल्ड हर, यहां पे लिखा आई टोल्ड हिम, क्या लिखा मैंने, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। अब देखिएगा आई टोल्ड हिम का मतलब क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे टोल्ड वर्ब है, इस टोल्ड वर्ब का जो सब्जेक्ट है और इस टोल्ड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है। कौन कौन से पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन एक थर्ड पर्सन। ये बात समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि इस टोल्ड वर्ब का जो सब्जेक्ट है और यदि इस टोल्ड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक पर्सन हो जाए, दोनों एक पर्सन, यानी कि यहाँ पे हुआ मैंने मुझे बताया या मैंने खुद को बताया, आई टोल्ड मी। अब मुझे बताइए आई टोल्ड हिम बताया, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। लेकिन यहाँ पे आप खुद को कोई बात बताए तो उस स्थिति में उस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, उसका लिखेंगे दोस्तों आई टोल्ड। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, आई टोल्ड हिम की जगह यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इस स्थिति में बताइए मुझे आप। तो आई टोल्ड हिम, आपने क्या किया, आपने इस स्थिति में किया क्या, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने किया क्या, आप किसी और को बता रहे थे, लेकिन अब आपको लिखना आई टोल्ड हिम आएगा या फिर आई टोल्ड हिमसेल्फ आएगा या फिर क्या आएगा, आई टोल्ड हिमसेल्फ आएगा या आई टोल्ड हिम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, आई बोलेंगे आई टोल्ड माई सेल्फ, आई टोल्ड माई सेल्फ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार माई सेल्फ ही हो, यहाँ पे हिमसेल्फ भी हो सकता है, हर एक कंडीशन के लिए अप्लाई होगा, उसको देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, उन एग्जाम्पल सभी एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक मिनट रुकेगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने बताया आई टोल्ड हिम और ये उसने बताया
आई मैंने उसे बताया। यदि आप अपने आप को बता रहे तो क्या आएगा, आई टोल्ड माई सेल्फ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी किल्ड हर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी किल्ड हर, और यदि ये काम, ये सी किल्ड हर का काम, ये काम किसी और पे कर रहा है किल करने का, लेकिन ये सी काम खुद पे करे, ये किल्ड करने का काम खुद पे करे, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे सेंटेंस? तो लिखेंगे आपको क्या, सी किल्ड हर सेल्फ। सी किल्ड हर सेल्फ क्या लिखेंगे दोस्तों, सी किल्ड हर सेल्फ। क्यों? क्योंकि सी ने ये किल्ड करने का काम खुद पे किया, किस पे, खुद पे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सी किल्ड हर सेल्फ। क्या लिखेंगे दोस्तों, सी किल्ड हर सेल्फ। ये बात समझ में आएगी। अब देखिए आई टोल्ड हिम की जगह हो गया आई किल्ड हिम, आई किल्ड हिम, क्या, आई किल्ड हिम। लेकिन ये काम, ये किल्ड करने का काम अपने आप पे कर रहा हूं, अपने आप पे हो रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आपको मैं और बात समझने की कोशिश करूं, उस बात को देखा। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस को गौर से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू, आई एम टॉकिंग टू यू, I am talking to him, I am talking to her। लिखा हुआ दोस्तों, I am talking to you, I am talking to him, I am talking to her। यहाँ पे सारी बातें देखिए दोस्तों, I am talking to you, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, I am talking to him, मैं उससे बात कर रहा हूं, I am talking to her। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा, आप किसी से बात कर रहे हैं, फिर आप मतलब वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अगला पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहा, मान लीजिए। तो उस स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन जो अगला पर्सन है यू है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप से बात करेंगे। कैसे? तो आप अपने आप से बात करेंगे, उस बात को कैसे लिखेंगे, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि ये काम यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू यू, यहाँ पे टॉक करने का काम किसने किया, तो आप लोगों से आई ने। ये टॉक करने का काम किसके साथ किया, तो आप लोगों से यू के साथ में। किसके साथ में, यू के साथ। तो यहाँ पे यहाँ पे जो इस वर्ब का, ये जो वर्ब है दोस्तों, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों के दोनों अलग पर्सन है, एक अलग पर्सन है। यदि इस वर्ब का, ये टॉकिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट, यदि इस टॉकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और इस टॉकिंग वर्ब का सब्जेक्ट दोनों के दोनों एक ही पर्सन हो, तो क्या हो, यदि आप खुद से ही बात करें, यदि आप खुद से ही बात करें, तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस को लिखेंगे आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आपने ये बात देखी होगी। अब देखिएगा, ये बात कंप्लीट हो चुकी है यहां तक की। अब आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। एक एग्जांपल देखिए, आपको मैंने यहां तक बातें समझाने की कोशिश करी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अब देखिएगा, कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा या देखा होगा, या आपने खुद पे ये बात अप्लाई की होगी कि आप जाते हैं कहां पे, इंटरव्यू देने। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, और जहां पे इंटरव्यू लिया जाता है वहां पे हमसे पूछा जाता है, जहां पे इंटरव्यू लिया जाता है वहां पे हमसे पूछा जाता है, जाने के बाद में हमसे पूछा जाता है कि बताइए अपने आप के बारे में कुछ बताइए। यानी कि वहां पे पूछते थे क्या, समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यही तो पूछते हैं दोस्तों। क्या पूछते हैं वहां पे, हमें वहां पे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है या नहीं दोस्तों। तो आप बोलोगे सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे तो मुझे बताइए, वहां पे ये जो योरसेल्फ है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या लिखा हुआ है, अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे मुझे बताइए अबाउट योरसेल्फ ही क्यों लिखा गया, यहाँ पे योरसेल्फ ही क्यों लिखा गया, यहाँ पे यू क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे इस बात को ये लिखा हुआ है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस सेंटेंस को ऐसा ना बोलकर, इस सेंटेंस को ऐसा क्यों नहीं बोला गया, टेल मी समथिंग अबाउट यू। वहां पे यू क्यों नहीं लगा, वहां पे योर सेल्फ क्यों लगा, इस बात को आपने गौर किया। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि उस सेंटेंस में वहां पे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उस जगह क्या है दोस्तों, उस जगह आपको अपने ही बारे में बताना है। क्या होता है दोस्तों, वहां पे उस इंटरव्यू ने, जो आप इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसने आपको बोला है कि आपको अपने ही बारे में बताना है। और यदि आपको अपने ही बारे में बताना है, इस पूरी बात को इंग्लिश में कहूं तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यू हैव टेल, कैसे लिखेंगे भाई, आपको अपने ही बारे में बताना। इस बात को मान लीजिए, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो इंटरव्यू लेने वाला बात आपको ये बात कह रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बात, इस बात को दूसरे नजरिए से देखा जाए कि वो क्या कहना चाहता है, तो वहां पे वो कहना चाहता है यू हैव टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बात कहना चाहता है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि वहां पे जो टेल वर्ब है, इस टेल वर्ब का जो सब्जेक्ट है और इस टेल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, वहां पे टेल वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर यू,
कौन? जो इंटरव्यू देने गया है, और उस टेल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? तो आप बोलोगे जो इंटरव्यू देने गया है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको अपने ही बारे में बताना होता है, इसलिए वहां पे कहा क्या जाता है, इसलिए वहां पे कहा जाता है क्या? यू हैव टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बात जनरल नॉर्मली सामान्य बात है जो आपको मैंने बताई और आपने मतलब आपको धीरे धीरे बताऊंगा, थोड़ी और बातें हैं जो आपको मैं और कभी क्लास में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अब तक आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ चुका होगा कि क्या हो, जब भी कभी एक वर्ब का डूअर और एक वर्ब का रिसीवर, यदि जब भी कभी एक वर्ब का डूअर और एक वर्ब का रिसीवर एक सेम पर्सन एक सेम थिंग हो, तो उस स्थिति के अंदर, उस स्थिति में जो वर्ब का रिसीवर है वो क्या होगा? उस वर्ब का रिसीवर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखा जाएगा। किसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखा जाएगा, जो मैंने अब तक आपको बातें बताई। अब इन्हीं सभी सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं सभी बातों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं और इन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, ये तीनों के तीनों एग्जांपल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एग्जांपल, इन जो एग्जांपल है इनमें क्या एरर है वो आपको फाइंड करना है। ये एग्जांपल है, इन सभी एग्जांपल्स में आपको फाइंड करना है कि इनमें एरर क्या है। यहां पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, द कैमल अडॉप्ट इट, The camel adapt it to the climate of desert। क्या लिखा हुआ है? The camel adapt it to the climate of desert। यहाँ पे क्या बात हो रही है? आप बोलोगे सर, यहाँ पे बात हो रही है द कैमल, किसकी? द कैमल क्या है? तो आप बोलोगे सर ऊंट। अब आपको यहाँ एडप्ट का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर एडप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी भी परिस्थिति क्या है, या ये समझ लीजिए एडप्ट का मतलब क्या है? अनुकूल बनाना। क्या? अनुकूल बनाना। दो छोटे शब्द में बात कहूं तो एडप्ट का मतलब क्या है? तो आप लोग सर अनुकूल बनाना। क्या? अनुकूल बनाना। तो यहाँ पे बात इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए, इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, इस सेंटेंस के मीनिंग को समझिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैमल अडॉप्ट इट टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। क्या? क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। क्या? क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। क्या लिखा हुआ है? क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, इस सेंटेंस को ब्रेक करिए, इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे द कैमल, कैमल क्या है? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है। क्या है? कैमल क्या है? सब्जेक्ट है। याद रखना। एडप्ट क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे इट क्या है? तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का क्या है? एडप्ट व्हाट? एडप्ट व्हाट? मैंने बताया था वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने बताया क्या? कि वर्ब से वाक्य होगा या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट वह होगा जो उस वर्ब का रिसीवर होगा। मुझे बताइए एडप्ट करने का काम किस पे किया जा रहा है? तो आप बोलोगे इट पे किया जा रहा है। किस पे? इट पे। इसलिए एडप्ट व्हाट, तो आप बोलोगे सर इट, तो यहाँ पे इट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। टू क्या है? तो आप बोलोगे टू प्रीपोजिशन है। क्या है? टू प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप बोलोगे टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मुझे बताइए ऑफ क्या है? तो आप बोलोगे ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे डेजर्ट है। क्या है? डेजर्ट। यहां तक बात समझे? अभी द क्या है? तो द एक आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैमल अडॉप्ट इट टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। यहाँ पे अडॉप्ट यानी क्या होता है? तो आप बोलोगे अनुकूल बनाना। किसने? तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझो एक बार। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके बाद में आप इससे निष्कर्ष पे पहुंचिए कि सेंटेंस में एरर क्या है। इस सेंटेंस का मीनिंग है द कैमल अडॉप्ट इट टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट का मतलब होगा अडॉप्ट यानी अनुकूल बनाना। और अनुकूल कौन बना रहा है? तो आप बोलोगे सर कैमल। कौन अनुकूल बन रहा है? कौन? तो आप बोलोगे सर कैमल। यानी कि हुआ कि कैमल ऊंट क्या करता है? ऊंट यहाँ पे रेगिस्तान के क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को क्या करता है? अनुकूल बनाता है। ऊंट रेगिस्तान के क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाता है, या उस बात को ये कह लो कि ऊंट अपने आप को जो क्लाइमेट है किसका? डेजर्ट का, रेगिस्तान का जो क्लाइमेट है उसके अनुकूल बनाता है अपने आप को। ये बात समझिए। यानी कि हुआ कि ऊंट ने ये जो एडप्ट करने का काम, एडप्ट यानी तो वर्ब होता है, और आप सबको पता है ये एडप्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोल सकते एडप्ट करने का काम कर रहा है कौन? सब्जेक्ट है ऊंट। कौन है? ऊंट। तो यहाँ पे ये अपने अनुकूल बनाने का काम, ये जो वर्ब है इस वर्ब का ये काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे वर्ब का डूअर है कैमल। कौन है? कैमल। यहाँ पे अनुकूल बना रहा कौन है? तो आप बोलोगे अनुकूल बन रहा है कौन? कैमल। और ये अनुकूल बन रहा कौन है? ये काम किसने किया? तो आप बोलोगे सर कैमल ने। जब ये काम किस पे हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ये काम किस पे हो रहा है? ऊंट पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? ऊंट पे। तो मैंने एक बात कही थी आपको। क्या? मैंने एक बात ये कही थी आपको कि जब कभी भी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि सेम पर्सन या सेम थिंग हो,
यहाँ पे मुझे बताइए इस एडप्ट जो वर्ब है, इस एडप्ट वर्ब का सब्जेक्ट कौन, तो आप बोलोगे सर कैमल। और मुझे बताइए ये एडप्ट करने का काम किस पे किया जा रहा है, तो आप बोलोगे सर यह काम भी किस पे किया जा रहा है, ऊंट पे किया जा रहा है। तो मुझे बताइए इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है और इस वर्ब का जो रिसीवर है वो दोनों के दोनों कोई एक पर्सन हुआ, पर्सन यानी कि आप कह सकते हैं कोई एक जानवर हुआ, तो आप बोलोगे हाँ सर। कौन हुआ, कैमल हुआ। कौन हुआ, कैमल हुआ। तो यही तो बात आपको समझाना था दोस्तों में, क्या जब भी कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों एक पर्सन या एक थिंग हो, तो उस स्थिति में हम उस वर्ब का जो रिसीवर होगा उसे लिखते हैं किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो यहाँ पे दोस्तों इट है, इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बना किसका, एडप्ट का, लेकिन हमें इट यहाँ पे क्या है, तो आप बोले सर ऑब्जेक्टिव कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव कैसे। लेकिन मैंने कहा कि यदि वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का रिसीवर यदि सेम पर्सन है, तो उस स्थिति में जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम किस में लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। यानी कि क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे जो इट लिखा हुआ है, इस इट को ना लिखकर हम लिखेंगे इसके जगह क्या, इटसेल्फ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इट क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यह इटसेल्फ ये क्या है, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव केस है। किसका रिफ्लेक्सिव केस, तो आप बोलोगे ये इट का रिफ्लेक्सिव केस है। कौन, इटसेल्फ। यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इट ना आकर, इट यहाँ पे जो इट ना है वो इट ना आकर यहाँ पे आएगा क्या, इटसेल्फ। क्या आएगा, इटसेल्फ। क्यों आएगा इटसेल्फ, क्योंकि द कैमल एडप्ट इटसेल्फ। भाई मुझे बताइए ऊंट ने खुद को अनुकूल बनाया, ऊंट अनुकूल बना रहा है किसको, अपने आप को, किसको, अपने आप को। तो ये काम खुद पे किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा। क्या आएगा, इटसेल्फ। टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। यहां तक बात समझ में आई होगी, समझी होगी बात आपने। अब देखिए ये बात समझ में आई होगी, तो आपको यहाँ पे एरर समझ में आया कि इट की जगह क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा। अब देखिएगा नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस, उस सेंटेंस को देखिएगा, लिखा हुआ है आई कांट पुट, क्या लिखा हुआ है, आई कांट पुट मी इन डेंजर। लिखा हुआ है आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। लिखा हुआ है आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। अब इस सेंटेंस को समझिए, इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए दोस्तों। पहले सेंटेंस का मीनिंग समझिए और सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद में आप पता करिए कि सेंटेंस में एरर क्या हो सकती है। देखिएगा आई कांट पुट मी इन डेंजर, बोल रहा है क्या, आई कांट पुट मी इन डेंजर। आई यानी क्या होता है, मैं, कांट यानी कि कैन नॉट, मैं अपने आप को क्या कर सकता हूं, मैं अपने आप को, पुट यानी रखना होता है, या पुट यानी क्या होता है, रखना। तो ये बोल रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग है आई कांट पुट मी इन डेंजर, मैं अपने आप को क्या, आई कांट पुट मी, मैं मेरे को खतरे में नहीं रख सकता, या मैं मेरे को खतरे में नहीं डाल सकता। क्या लिखा हुआ है, आई कांट पुट मी इन डेंजर, मैं मेरे को खतरे में नहीं डाल सकता। फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। एज यानी क्या होता है, एज यानी होता है क्या, क्योंकि आई हार्डली नो यू, क्योंकि मैं मुश्किल से जानता हूं तुम्हें, या मैं बहुत कम जानता हूं तुम्हें। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं मेरे को खतरे में नहीं डाल सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे को बहुत कम जानता हूं, मैं तुम्हें मुश्किल से जानता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे कांट क्या है, तो आप बोलोगे सर कांट को लिख सकते हैं क्या, कैन प्लस का नोट लिख सकते हैं, कैन प्लस नोट। यहाँ पे कैन क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब। नोट क्या है, तो आप बोलोगे सर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नोट क्या है यहाँ पे, नोट यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नोट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और पुट क्या है, तो आप बोलोगे सर पुट यहाँ पे वर्ब है। क्या है, पुट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। भाई पुट क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर पुट यहाँ पे वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, और नोट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नोट यानी एडवर्ब, नोट जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन कैसे हुआ मैंने पहले बता दिया था आपको कि नोट यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, तो आप लोग सर वर्ब की, और वर्ब क्या है, पुट। तो यहाँ पे पुट की विशेषता किसने बताई, वर्ब ने बताई। कैसे बताई, नेगेशन में बताया, नेगेटिव सेंस में बताया। कैसे बताया, नेगेटिव सेंस में। इसमें नोट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यहाँ पे मी क्या है, तो आप लोग सर मी इस पुट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस मी पुट क्या है, ऑब्जेक्ट है। पुट वॉट, यहाँ पे मैं बोलूं पुट वॉट, तो आप लोग पुट मी, पुट वॉट आएगा तो पुट वॉट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा पुट हुम का रिप्लाई मिलेगा। और पुट हुम का रिप्लाई क्या है, तो आप लोग सर मी। इन क्या है, तो आप लोग सर प्रीपोजिशन है। डेंजर क्या है, तो आप लोग सर इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है, तो आप लोग सर प्रीपोजिशन है। यू क्या है, तो आप लोग सब्जेक्ट है। फॉर मी यहाँ पे यू क्या है, तो आप लोग सर यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी
यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका ही ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एज क्या है, तो आप लोग इसे एज यानी क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि जब एज है क्या है, तो आप लोग इसे एज यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। ए यहाँ क्या है, कंजक्शन। और मैंने बताया एज क्या काम करता है इंग्लिश में, कंजक्शन काम करता है। और मैंने ये बात कही थी कि कंजक्शन इंग्लिश में क्या काम करता है, तो आप लोग इसे कंजक्शन इंग्लिश में 3 काम करता है। नाउन या नाउन को जोड़ने का, प्रोनाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का, और मैंने कहा था 2 क्लोज को जोड़ने के लिए ही भी हमारे पास में क्या आता है क्या आता है काम में, तो आप लोग सर हमारे पास में कंजक्शन आता है। यहाँ पे क्या 2 क्लोज दिख रहे हैं आपको, तो आप लोग हाँ सर 2 क्लोज है। आई हार्डली नो यू, यहाँ पे नो क्या है, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है वर्ब, और ये हार्डली क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हार्डली लिखा हुआ है एडवर्ब। क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे एडवर्ब है, तो आपको बताऊंगा डिग्री एडवर्ब। आई हार्डली नो का मतलब नो यानी जानता, नो यानी जानना, और हार्डली मुश्किल से जानना। तो यहाँ पे जो नो है इसको क्वालिफाई किसने किया, हार्डली ने। और आई क्या है, तो आप लोग सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। और ये आई सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया था पहले, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा था, तो आप लोग सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 2। अब आपसे पूछता है वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा। वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर आई है। आई हार्डली नो यू, यहाँ पे यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट। क्या है, यू है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का। किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ में आई। तो आप लिखा आई कांट, क्या लिखा, आई कांट पुट मी इन डेंजर, आई कांट पुट मी इन डेंजर, पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। अब इस सेंटेंस को समझिए। अभी इस सेंटेंस लिखा हुआ दोस्तों, इस सेंटेंस का मीनिंग अभी मैंने बताया था कि मैंने सेंटेंस का मीनिंग बताया था कि मैं नहीं रख सकता, ये मैं अब मेरे को खतरे में नहीं डाल सकता, मैं नहीं रख सकता, या मैं मेरे को खतरे में नहीं डाल सकता फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मुश्किल से जानता हूं, मैं तुम्हें बहुत कम जानता हूं। अब मुझे बताइए, यहाँ पे इस सेंटेंस से आगे के सेंटेंस को देखिए, ये एज है, इसके आगे का जो सेंटेंस को देखिए। पुट यानी क्या होता है, तो आप लोग सर रखना। क्या, रखना। तो मैं मेरे को नहीं रख सकता खतरे में, या मैं मेरे को खतरे में नहीं डाल सकता। पुट का मतलब डालना या रखना, जो भी बात है आपको समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है आई। ठीक है दोस्तों, और मुझे बताइए ये पुट करने का काम किसने किया, तो बोल के सर आई। और ये किस पे किया जा रहा है, तो वो बोल रहा है किसे, मेरे पे, खुद आई के ऊपर खुद पे किया जा रहा है। यदि ये पुट करने का काम किसने किया, तो सब्जेक्ट आई ने किया। और ये पुट करने का काम किस पे किया गया, तो आप बोलोगे सर आई पे किया गया। किस पे, आई पे किया गया। तो यहाँ पे मुझे बताइए मी आएगा, यहाँ पे मी आएगा, या फिर यहाँ पे माई सेल्फ आएगा। क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। मुझे बताइए यहाँ पे मी आएगा, यहाँ पे या माई सेल्फ आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा माई सेल्फ। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट और उस वर्ब का रिसीवर यदि एक ही पर्सन है, मुझे बताइए पुट करने का काम किस पे किया गया, पुट करने का काम कौन कर रहा है, तो आई कर रहा है। और ये किस पे किया गया, आई पे, खुद पे किया गया। यदि ऐसा कभी भी हो, तो मैंने कहा था आपको कि उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पुट माई सेल्फ। आई कांट पुट माई सेल्फ, क्या लिखेंगे, आई कांट पुट माई सेल्फ होगा, ना कि क्या होगा, आई कांट पुट मी। आई कांट पुट मी गलत होगा, यहाँ पे आई कांट पुट माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू, एज आई हार्डली नो यू। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, और इस सेंटेंस में यह है एरर। यहां तक बात समझिए। अब देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं और आगे का सेंटेंस, उस सेंटेंस को देखिए। आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आगे सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जनरली आपने देखा होगा, जनरली आपने खूब बार देखा होगा। और ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, माई सेल्फ इज विजय बदाला, माई सेल्फ इज विजय बदाला लिखा हुआ है, माई सेल्फ इज विजय बदाला। इस सेंटेंस को देखिएगा, और इस सेंटेंस में आपको बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो नो एरर वाला है, ये सेंटेंस तो नो एरर वाला, क्योंकि जनरली लोग बाग इस सेंटेंस का यूज करते हैं दोस्तों। माई सेल्फ इज जिसका भी जो भी नाम होता है, माई सेल्फ रिंकू, माई सेल्फ राकेश, माई सेल्फ मंगल, और माई सेल्फ विजय बदाला, जैसे मैंने लिख दिया माई सेल्फ विजय बदाला। तो क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों? अब आपको आज समझ में आएगा कि सेंटेंस सही था या गलत, क्योंकि दोस्तों ये सेंटेंस ग्रामर से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, ग्रामर से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, और सामान्यतः इसको बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन वहां पे भी ये गलत है, वहां पे भी ये गलत है। जब भी आप क्या करते हैं दोस्तों, जब भी आप मान लीजिए स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, इसका इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करते हैं, तो उस स्थिति में आपको जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो बता देता है कि आप कभी भी माई सेल्फ यूज ना करें अपने नाम के साथ में। कई तो ये बोल देते हैं माई सेल्फ विजय बदाला, माई सेल्फ विजय बदाला, जबकि कई ज्यादा अंग्रेजी, जबकि कोई जो ज्यादा अंग्रेजी जानता है,
ये थोड़ी ज्यादा जानने लग जाता है, जिसको आता कम है लेकिन ज्यादा जानने की कोशिश करता है, वो अपने आप में क्या होता है, माई सेल्फ विजय, माई सेल्फ विजय। इस बात को भी बोल देता है, माई सेल्फ विजय भी बोल देता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ विजय बताना, ये बात भी गलत है और माई सेल्फ विजय बताना भी गलत है। अब इस बात को सही कैसे करेंगे दोस्तों, और ये क्यों गलत हुआ, ये बात क्यों गलत हुई, इस बात को देखते हैं दोस्तों। अब मुझे बताइए ये सेंटेंस माई सेल्फ विजय बताना, ये सेंटेंस गलत क्या है, देखिएगा मुझे बताइए, ये जो माई सेल्फ है, ये जो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ क्या काम करता है, इस बात को समझिए। ये सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस का पता कैसे करेंगे, सेंटेंस गलत क्यों है, मुझे बताइए माई सेल्फ क्या काम करता है। तो आप बोलोगे सर ये माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है, माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अरे भाई माई सेल्फ क्या है, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ तो बात सुनिए, माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ एक क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो मुझे बताइए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है। तो आप लोग सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट दोनों यदि सेम हो, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि सेम पर्सन या सेम थिंग हो। मैंने कहा आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर, जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ब हो रही हो, जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ब हो रही हो, उस वर्ब का सब्जेक्ट और उस वर्ब का रिसीवर यदि सेम पर्सन है, यदि क्या है, सेम पर्सन है, तो उस कंडीशन में हमेशा हम क्या लेते हैं यूज में, हम हमेशा उस कंडीशन में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वर्ब का जो रिसीवर है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। ये बात कही मैंने आपको भाई, रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आप सबको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं क्या, वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने में, वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने में। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने में, और कब करते हैं, जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का रिसीवर दोनों सेम हो। पहली बात ये बताइए मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, माई सेल्फ विजय बताना, इज क्या है, तो आप बोलोगे सर इज यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पे मैन वर्ब है, और आपको मैंने कहा जब भी इज मैन वर्ब का काम करेगी तो इज वहां पे बनेगी क्या, लिंकिंग वर्ब, और मैंने कहा इज को यहाँ पे कहते क्या है, तो आप बोलोगे सर बी वर्ब, क्या कहते हैं, बी वर्ब। मैंने 3 बातें बताई आपको, इज मैन वर्ब है, इज मैन वर्ब बनने का काम करेगी तो उस स्थिति में वहां पे इज लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब का मतलब हुआ लिंक करना, किसको, वर्ब को, किसको, वर्ब को। और कैसे वर्ब क्या करती है, लिंक करती है, किसको, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, किसको, सब्जेक्ट को। मैंने कहा था क्या, तो जब भी लिंकिंग वर्ब होगी तो उस स्थिति में वर्ब का सब्जेक्ट, भाई यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है तो आप बोल सर, तो उस स्थिति मैंने कहा था जब भी लिंकिंग वर्ब होगी तो उस केस में लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर लिंकिंग वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे विजय बदला इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और आप सबको बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता क्या है, तो मैंने बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना। तो मुझे, और मैंने एक बात कही थी आपको कि जब भी इज हो, जब भी सेंटेंस में इज वर्ब, या मैंने कहा था जब भी सेंटेंस में इज एम आर, या फिर मैंने कहा था जब भी सेंटेंस में बी वर्ब यदि कभी भी मेन वर्ब का काम करे तो उस कंडीशन में हमारे सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता। माई सेल्फ विजय बदला, इस पूरे सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहा। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो विजय बदला के बारे में बताया गया कि विजय बदला कौन है, विजय बदला के बारे में बताया गया विजय बदला कौन है, हो रहा है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको बात समझना था, माई सेल्फ किसका काम करता था, आप बोलोगे सर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। और मैंने कहा क्या, मैंने यही तो बात कही कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, लेकिन माई सेल्फ बनता क्या है, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ यहाँ पे हमारे पास में बनता क्या, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, तो आप लोग सर माई सेल्फ ऑब्जेक्ट बनता है किसका, वर्ब का। मुझे बताइए यहाँ पे अपने सेंटेंस में यहाँ पे माई सेल्फ है, मुझे बताइए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर देखिएगा, यहाँ पे अपने सेंटेंस में कोई वर्ब है तो आप बोलोगे अपने सेंटेंस में वर्ब तो है लेकिन अपने सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा। और मैंने कहा था जब भी कोई सेंटेंस में काम होगा और उस काम का डूअर और उस काम का रिसीवर यदि सेम पर्सन है तो उस कंडीशन में वहां पे जो वर्ब का रिसीवर होगा उसे लेंगे रिफ्लेक्सिव केस में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। लेकिन हमारे सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा, हमारे सेंटेंस में कोई यदि कोई काम ही नहीं हो रहा तो अब मुझे बताइए यहाँ पे माई सेल्फ विजय बदल, इज लिंकिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो मुझे बताइए ये माई सेल्फ क्या काम कर रहा है, तो आप लोग माई सेल्फ यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, किसका सब्जेक्ट बन रहा है, इस वर्ब का, किसका, इस वर्ब का।
ये बात सही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इस वर्ब का सब्जेक्ट। यदि मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो मुझे बताइए क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट माई सेल्फ बन सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और माई सेल्फ तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। क्या? ऑब्जेक्ट बनने का काम। तो मुझे बताइए यदि ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, देखिएगा, यदि ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो मुझे बताइए माई सेल्फ यदि ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इस वर्ब का सब्जेक्ट। क्या चाहिए? मुझे चाहिए सब्जेक्ट। तो मुझे बताइए जब मुझे सब्जेक्ट की जरूरत है, जब मुझे सब्जेक्ट की जरूरत है तो मैं वहां पे ऑब्जेक्ट क्यों लगा रहा हूं दोस्तों? तो ये बात गलत होगी या नहीं? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट गलत होगा, यहाँ पे माई सेल्फ गलत होगा। क्यों होगा माई सेल्फ गलत? तो मैंने आपको इसके कई रीजन बताए कि लिंकिंग वर्ब के केस के अंदर, वर्ब लिंकिंग वर्ब के केस में हमारे पास में वर्ब का मतलब सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होती। लिंकिंग वर्ब जहां पे भी होगी हमारे पास सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगी। और यदि सेंटेंस में एक्शन नहीं होगी, यदि सेंटेंस में एक्शन नहीं होगी तो उस सेंटेंस में एक्शन नहीं होगी, उस स्थिति में वहां पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा माई सेल्फ यहाँ पे बनता क्या? तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और माई सेल्फ को यूज कब करते हैं? तो आप बोलोगे माई सेल्फ को यूज करते हैं कब? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये कभी होता है जब वर्ब का डुअल और रिसीवर दोनों क्या हो? सेम हो। क्या मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब का डुअल और रिसीवर, यहाँ पे वर्ब का डुअल और रिसीवर क्या वर्ब है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा। जब यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, इस सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वहां पे वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं वर्ब का। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ इज विजय बदला, माई सेल्फ विजय बदला। ये बात ना होकर दोस्तों इस बात को कैसे लिखेंगे? माई सेल्फ इज विजय बदला, ये बात बिल्कुल गलत होगी। ये मैंने बात को बताया क्यों गलत होगी, क्योंकि माई सेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि माई सेल्फ यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास में आई इस वर्ब का क्या होना चाहिए था? सब्जेक्ट होना चाहिए था। ये बात समझ में। लेकिन अब दोस्तों माई सेल्फ विजय बदला, इस बात को सही करके कैसा लिखा जाए भाई? अपने आप को इस बात को सही करके कैसे लिखा जाए? माई सेल्फ विजय बदला है, इस बात को सही करके कैसे लिखा जाए? इस बात को सही करके लिखने के लिए अपने पास में दो तरीके, या तो आप सिंपली ये कह दे, क्या कहते हो? माई नेम, क्या लिख दे? माई नेम इज विजय बदल। या तो आप लिख सकते हैं माई नेम इज विजय बदल, या फिर लिख सकते हैं आई एम ठीक है दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है माई नेम इज विजय बदला और एक लिखा हुआ है आई एम विजय बदला। ये दोनों बात लिख सकते हैं किसकी जगह? माई सेल्फ इज विजय बदला। दोस्तों माई सेल्फ इज विजय बदला, माई सेल्फ इज विजय बदला गलत होगा। और इन दोनों जो माई सेल्फ विजय बदला, इस बात की जगह हम रख सकते हैं क्या? हम रख सकते हैं माई सेल्फ इज विजय बदला। क्या लिख सकते हैं? माई सेल्फ इज विजय बदला। और लिख सकता हूं क्या? आई एम विजय बदला। या तो मैं बोल सकता हूं माई सेल्फ, ये या तो मैं लिख सकता हूं माई नेम इज विजय बदला, या तो लिख सकता हूं माई नेम इज विजय बदला, या फिर रख सकता हूं आई एम विजय बदला। ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि माई सेल्फ इज विजय बदला नहीं आएगा, वहां पे उस बात को लिखने का तरीका ये हो सकता है माई नेम इज विजय बदला। आप बोल सकते हो माई नेम इज विजय बदला। और जब इसको ग्रामेटिकल रूप से देखा जाएगा तो बिल्कुल सही है दोस्तों, वहां पे ये सही है। माई क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव, नेम क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और विजय बदला क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या तो बस आई एम विजय बदला, यहाँ पे एम क्या है? तो आप बोलोगे लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है? आई है, विजय बदला क्या है? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों के दोनों सही ग्रामेटिकल, जबकि वो माई सेल्फ इज विजय बदला वो ग्रामेटिकल देखा जाए तो गलत है था। तो दोस्तों सामान्य बोलचाल की भाषा को छोड़िए और बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामेटिकल जो मतलब अपने पास सेंटेंस है उनका मतलब बोलने का तरीका देखिए और उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए। अब तक दोस्तों मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया, तो आज मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में वापस से स्टार्टिंग से वापस से बताई बातें और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लेकर आया। तो दोस्तों अपना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे ही फिनिश होता है और इसके सामने आगे एम्फेटिक प्रोनाउन का टॉपिक चलाऊंगा। इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें एम्फेटिक प्रोनाउन का टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप सभी से मतलब धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। और दोस्तों यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिपीट करके देखेगा, क्योंकि वीडियो को रिपीट करके देखने से आपको एक बार और समझ में अच्छे से आ जाएगा। और दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइबर करवाइए और शेयर करिए और प्लीज
हर किसी स्टूडेंट के पास में ये चैनल का लिंक और इस चैनल का नाम पहुंचना चाहिए। प्लीज, मैं इतनी अगर मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप इतनी सी मेहनत तो कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल कमेंट करना तो जरूर है दोस्तों, 100% आप सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन कमेंट करना जरूरी है। यदि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा। ठीक है दोस्तों, और थोड़े दिन में जल्दी ही मैं आपके सामने लाइव होऊंगा यूट्यूब चैनल पर, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे कल से फिर से, और धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, धन्यवाद, बाय।